अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़म फ़खर में खुश आमदेद। शेख रशीद अहमद साहब जो फ़ाकी वज़ीर दाखिला, इन्होंने ख़ुद को तो बरी ज़ुम्मा कर दिया, लेकिन इमरान खान साहब को फंसवाने की भरपूर कोशिश कर दी। और इसकी वजह यह है कि शेख रशीद अहमद साहब ने एक किताब तहरीर की है जिसका नाम है लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक। और इस किताब के अंदर जो बातें उन्होंने बताई हैं, या यूँ कहिए कि जो एतराफ़ात की हैं, और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के हवाले से उनको इंकशाफ या एतराफ़ नहीं कहना चाहिए, बल्कि उसके लिए मुनासिब लफ्ज़ होगा एतराफ़ जुर्म। जो उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया है वो यकीनी तौर पर मुस्तक़बिल में किसी भी वक्त जब भी इन तमाम वाक़यात की तहकीकात होंगी तो शिकंजा इमरान खान साहब के गिर्द फंस जाएगा। और शेख रशीद अहमद साहब ने नहायत एक टेक्निकल गेम खेल कर इमरान खान साहब को फंसा दिया, क्योंकि टीवी पर आके बात करना या किसी और जगह पर आके बात करना उसका मन ही कुछ और है। वो वहाँ पर आप अपने लिए कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं कि जनाब ये बात सियाको सबाक से हटकर की गई, ये बात मैंने इस तरह नहीं की थी, इस तरह की थी। लेकिन जो चीज़ तहरीर में आ जाए, लिखी जाए, प्रिंट हो जाए, आपके नाम से मौजूद हो और आप उसको अपनी तसनीफ़ भी करार दें और उसके लिए इस्लामाबाद के अंदर एक फ़ंक्शन भी करें जिसके अंदर मुजीबुर-रहमान शामी साहब जैसे कदावर जर्नलिस्ट को मदऊ भी करें और दीगर एंकर पर्सनस को मदऊ करें और उस तकरीब के अंदर उस किताब को रूनुमाई में पेश करे और वहाँ पर भी इस बात का इशारा दे दिया जनाब कि ये जो आपने किताब लिखी है, इस किताब के अंदर कुछ ऐसा मवाद ज़रूर है जो आपको बहुत ज़्यादा हाउंट करेगा। अब इस किताब के अंदर भी बहुत कुछ इंकशाफात हैं जिसको मैं आपके साथ तफसील के साथ शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले कुछ और इंकशाफात भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और ख़ास तौर पर उसका ताल्लुक़ है मोहसिन बेग साहब से, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आजकल ज़ेरे खताब आने की वजह से हवालात की सैर भी कर रहे हैं और मुकदमात भी भुगत रहे हैं। असूली तौर पर अगर आप देखें, जो सिर्फ उनके जेल जाने का या उनके ख़िलाफ़ मुकदमात का ताल्लुक़ सिर्फ इस बात से नहीं है कि उन्होंने न्यूज़ वन के एक टॉक शो में रेहाम खान साहिबा की किताब का हवाला दे दिया। और ये बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि मुराद सईद साहब जो फ़ाकी वज़ीर मवासलात हैं, उनकी तरफ से जो दरख्वास्त गई है इंदराज मुकदमा की, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें लिखी गई हैं और उसके अंदर वो जुमला भी लिखा गया है जिस जुमले की बुनियाद पर मोहसिन बेग साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ किया गया है। अब अगर हम उस जुमले को देखें तो बज़ाहिर तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन उसको मुराद सईद साहब ने उसको अपने लिए तज़हीक अमेज़ करार दिया और अपने लिए अहानत अमेज़ करार दिया, तो यकीनी तौर पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन असल में ये मामला कुछ और है और इस मामले का बुनियादी मकसद एक तस्वीर को हासिल करना था जो मोहसिन बेग साहब की तस्वीर रिलीज़ की गई बाज़ाब्ता तौर पर हवालात के पीछे, सलाखों के पीछे, ज़ख्मी चेहरे के साथ, और वो बुनियादी तौर पर किसी अना की तस्कीन के लिए जारी की गई। अब जो कहानी है इस मामले की तो वो कहानी है ज़रा थोड़ी सी मज़ेदार किस्म की। और चूँकि मोहसिन बेग साहब के साथ मेरी भी अच्छी याद अल्लाह है, बड़ा इज़्ज़त व एहतराम का रिश्ता है, तो उन्होंने भी कुछ बातों का मेरे साथ इसका ज़िक्र किया था और वो चीज़ें मैं कुछ आपके साथ उनका उस हवाले से शेयर करूँगा, क्योंकि मोहसिन बेग साहब के साथ इनफैक्ट जो इख्तलाफात का आगाज़ होता है वो उस वक्त होता है बुनियादी तौर पर जब वो खुल के एक दूसरे के सामने आते हैं। पहले तो चलती रहती थी ना चीज़ें, और ख़ास तौर पर जब ये मीडिया के हवाले से पाबंदियाँ शुरू हुई, YBM को इंडक्ट किया गया, ताहिर ख़ान साहब को लेके आए गए और इस किस्म की चीज़ें बनी, तो उससे कुछ ये मामलात का आगाज़ हुआ। लेकिन बुनियादी तौर पर इसका आगाज़ होता है ब्रॉडशीट स्कैंडल से, और जब ये ब्रॉडशीट स्कैंडल सामने आता है तो उसके अंदर चंद किरदारों का जिक्र आता है। इसके अंदर एक ब्रिगेडियर बैरिस्टर ज़फ़र साहब का जिक्र आता है, इसके अंदर AZQC का जिक्र आता है और दीगर अशख़ास और असहाब का जिक्र आता है, और साथ साथ इस बात का भी इंकशाफ किया जाता है। और ख़ुद इमरान खान साहब एक तकरीब के अंदर ख़िताब करते हुए इस बात का इजहार करते हैं कि $1 अरब पड़ा हुआ मुल्क से बाहर और उसकी निशानदेही कर ली गई है और वो बहुत जल्द पाकिस्तान वापस आ जाएगा। और उसी दिन रात को पारस जहां ज़ेब साहिबा के शो में समा टीवी के, वहाँ पर मोहसिन बेग साहब आते हैं और मोहसिन बेग साहब इस $1 अरब की कहानी को यकसर मुस्तरद करते हैं और ये कहते हैं कि इनफैक्ट ये जो मुलाकात जिसका जिक्र चल रहा है, ख़ास तौर पर ये QC का और जो है बैरिस्टर अज़हर साहब का, तो इनकी जो मुलाकात है वो बुनियादी तौर पर मोहसिन बेग साहब ने अरेंज कराई थी इमरान खान साहब के साथ। और उस मुलाकात के अंदर परवेज़ खटक साहब भी मौजूद थे,
उस मुलाकात के अंदर असद उमर साहब भी मौजूद थे, शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद थे और इस मुलाकात में बुनियादी तौर पर यह चीज़ ज़ेर बहस थी कि कावे मुसावी से किस तरीके से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की जाए और पाकिस्तान के लिए कुछ रियायतें हासिल की जाएँ। अच्छा, इसी इंटरव्यू के अंदर मोहसिन बेग साहब से जब पारस जहां ज़ेब साहिबा ने सवाल किया कि ये जो $1 अरब है इसकी क्या कहानी है और अगर ये $1 अरब है तो वो पाकिस्तान कैसे हासिल कर सकता है, तो मोहसिन बेग साहब का ये कहना था कि ये $1 अरब के अंदर कोई हकीकत है ही नहीं और ये मामला ऐसा नहीं है जैसा ये मीडिया पर आके बताया जा रहा है। क्योंकि अगर $1 अरब बैंक ऑफ सिंगापुर के अंदर मौजूद होता और कावे मुसावी ने उसका निशानदही कर ली होती तो इस वक्त तक तो उसने पाकिस्तान के गले पड़ चुका होना था, क्योंकि जो पाकिस्तान ने उसके साथ एग्रीमेंट किया था उसके तहत वो जो रिकवर की गई अमाउंट है उसमें से उनका एक शेयर बनता था जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देना पड़ना था। और इस मुकदमे के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लंदन हाई कोर्ट के अंदर पेश की थी वहां पर भी ये तमाम चीज़ों को जाना था और मीडिया पर आगे चूंकि इमरान खान साहब को पहली मर्तबा झुटलाया गया था, यहाँ से उस नुक्ता आगाज़ का ये वो नुक्ता आगाज़ है जहाँ से इन इख्तलाफात को बुनियादी तौर पर सामने आना शुरू हो गए। फिर इसके बाद मोहसिन साहब के साथ कुछ और भी मामलात हुए, उनको मुल्क से बाहर जाने के लिए दबाव डाला गया, उनसे ये कहा गया कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं अदरवाइज़ आपको इबरत का निशान बना दिया जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह, एक तवील फहरिस्त है। लेकिन उसके बावजूद मोहसिन बेग साहब ने अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी और आके उन्होंने हिटिंग की। अलबत्ता वो अपनी गुफ्तगू के अंदर बहुत हद तक मुहतात हैं और अगर आप मीडिया पर उनको देखें, उनके माजी के क्लिप्स भी देखें तो बहुत नपी तुली गुफ्तगू करते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड पे जाके बात नहीं करते और बिलो दी बेल्ट ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करते। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के अंदर कुछ और डेवलपमेंट्स हुई और ख़ास तौर पर एक डेवलपमेंट होती है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से कुछ तकर्रियाँ की जाती हैं अक्टूबर के अंदर और उनके लिए बाकायदा ISPR की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। लेकिन इमरान खान साहब उन तकरीरों के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से या कैबिनेट डिवीजन से उनके नोटिफिकेशन के इजरा के अंदर कुछ रुकावटें पैदा करते हैं और उसके नतीजे में एक और डेडलॉक पैदा हो जाता है। अच्छा, ये डेडलॉक जब पैदा होता है तो फिर यकीनी तौर पर इसके ऊपर बात होगी क्योंकि ये टॉक ऑफ द टाउन बनेगा। जब टॉक ऑफ द टाउन बनेगा तो सवाल होंगे। जब सवाल होते हैं इस हवाले से तो मोहसिन बेग साहब ने इस फैसले को ये करार दिया कि ये इनफैक्ट इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो एक रिलेशन था इनफैक्ट ये उसके ख़ात्मे का नुक्ता आगाज़ है और उनकी बात के अंदर किसी हद तक दुरुस्त भी साबित हुई। इसी तरीके से बात आगे बढ़ती जाती है और रिसेंटली जो डेवलपमेंट होती है वो ये होती है कि अपोजिशन की तरफ से एक ऐलान किया जाता है कि जनाब अब हम हुकूमत के ख़िलाफ़ मैदान में आने लगे हैं और हुकूमत को टफ़ टाइम देने लगे हैं और इन हाउस चेंज के ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जाएगा। ये PDM की तरफ से ऐलान होता है। उससे पहले आसिफ अली जरदारी साहब की, बिलावल साहब की, मरियम साहबा से, हमजा साहब से और शहबाज साहब से लाहौर के अंदर मुलाकात होती है और एक पॉलिटिकल मोमेंटम बिल्ड होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में ये ख़बर फैल गई कि कुछ अरकान असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और ख़ास तौर पर वो अरकान असम्बली जिनको मोहसिन बेग साहब इलेक्टेबल्स जिनको मोहसिन बेग साहब ने मुस्लिम लीग नून से तोड़ा था और उनको PTI में शामिल करवाया था। ये इतलात गर्म हो गई कि कुछ ऐसे असहाब मौजूद हैं जो दोबारा जिनके साथ अब मोहसिन बेग साहब ने राब्ता किया है और तहरीक अदम एतमाद को इन हाउस चेंज को कामयाब कराने के लिए जिन अरकान को मुस्लिम लीग नून से भिजवाया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनको वापस भिजवाया जा रहा है मुस्लिम लीग नून के अंदर। और इसके अंदर जो किरदार बताया गया वो ये बताया गया कि इसके अंदर सारा किरदार है मोहसिन बेग साहब का। अब अगर जो केस उनके ख़िलाफ़ देखा जाए तो उस केस के अंदर कुछ वज़न नज़र नहीं आता। अलबत्ता ये जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया गया इस इल्ज़ाम के अंदर किसी हद तक वज़न भी महसूस होता है, क्योंकि अगर हम देखें आज मरियम साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने माजी में तहरीक इंसाफ के साथ मोहसिन बेग साहब के रिलेशन का जिक्र किया लेकिन उसको ज़ाती एक्सटेंड पर नहीं लेके गई। अलबत्ता उनकी जो हिरासत है या उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उसकी उन्होंने मज़म्मत की। और कल अगर हम देखें शहबाज शरीफ साहब हों, आसिफ जरदारी साहब हों, बिलावल साहब हों और दीगर तमाम जो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी है पाकिस्तान की उसकी तरफ से इन तमाम वाक़यात की शदीद मज़म्मत की गई। और मोहसिन बेग साहब का असल जुर्म
यही है कि वो किसी लेवल पर जाके ब्रिज बने, पीटीआई के नाराज़ अरकान के साथ रब्ता करके उनकी जो अफिलिएशंस हैं वो मुस्लिम लीग नून की तरफ टिल्ट कराने में। और ये वो जुर्म था जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त माफ़ नहीं किया, क्योंकि माजी में ये जुर्म पीटीआई के लिए काबिल कबूल था। इस मरतबा चूँकि ये जुर्म जो है वो उनके ख़िलाफ़ हो रहा था, लिहाजा वो काबिल कबूल नहीं था और उसकी उनको ये वाली भरपूर किस्म की सज़ा दी गई। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल उनके मुकदमे की समाअत है, देखते हैं इसके अंदर अब कौन सी डेवलपमेंट होती है। लेकिन दूसरी जानिब जो इंकशाफात हैं शेख रशीद अहमद साहब के, वो भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प हैं। और उनकी किताब का सफ़ा नंबर 324, यानी किताब का उन्वान मैं आपको बताऊं, लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक। अच्छा, इस किताब का सफ़ा नंबर 324 से लेकर सफ़ा नंबर 348 तक इन सफ़ात पर शेख रशीद अहमद साहब ने धरने के कुछ वाक़यात की निशानदेही की है। और वो जो वाक़यात हैं वो अब पाकिस्तान की पॉलिटिकल तारीख का हिस्सा है, क्योंकि धरना अब इसको छुपाया तो जा नहीं सकता। इमरान खान साहब की तकरीरें हैं, उनको रिकॉर्ड से हज़फ तो किया नहीं जा सकता। जावेद हाशमी साहब का इमरान खान साहब के साथ कंटेनर पर खड़े होकर कान में बात करना और फिर कंटेनर से उतर जाना झुटलाया नहीं जा सकता। कप्तान की तरफ से यूँ अंपायर की उंगली का इशारा, इसको मुल्की तारीख से हटाया नहीं जा सकता। सिविल नाफरमानी का ऐलान करना और बिलों को जलाना, इसको हटाया नहीं जा सकता। ताहिरुल कादरी साहब की तरफ से कफन पोश हो जाना, कब्रें खोद देना, इसको हटाया नहीं जा सकता। और इन वाक़यात की शेख रशीद अहमद साहब ने अपनी किताब के अंदर बड़ी तफसील के साथ डिपिक्शन की है। और ये जो 3 वाक़यात मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं 3 वाक़यात का उन्होंने बहुत तफसील के साथ जिक्र किया। ख़ास तौर पर जो पीटीआई की तरफ से जो धरना था और उस धरने के दौरान जो एक अहम वाक़या हुआ जहाँ पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ भी हुई, वो था जो पीटीआई की तरफ से धरने के शुरका का मार्च टुवर्ड्स पार्लियामेंट बिल्डिंग, प्राइम मिनिस्टर हाउस और टीवी स्टेशन पर। अच्छा, इस सूरत हाल पर जो शेख रशीद अहमद साहब हैं वो अपनी किताब के अंदर तहरीर फरमाते हैं कि इसके हवाले से एक इजलास हुआ रात को, जिसके अंदर पीटीआई की क़यादत भी मौजूद थी और शेख रशीद अहमद साहब भी मौजूद थे। और उसके अंदर ये बात हुई कि अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए और हुकूमत पर अपने मुतालबात को मंजूर कराने के लिए दबाव बढ़ाना चाहिए। और ये तय पाया कि अब ये जो तहरीक है ये आगे बढ़ेगी और उसके लिए मार्च किया जाएगा पार्लियामेंट बिल्डिंग की तरफ, प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ और पाकिस्तान टेलीविज़न का जो हेड ऑफिस है उसकी तरफ। शेख रशीद अहमद साहब इस किताब में ख़ुद अपने हाथ से तहरीर करते हैं कि मैंने इस तजवीज़ की मुखालफत की और ये कहा कि हमें इस तरफ मार्च नहीं करना चाहिए, हमें यहीं पे खड़े होकर बात करनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब ने मेरी इस तजवीज़ को रद्द कर दिया और उसके नतीजे में जब इस मार्च का आगाज़ होता है तो पुलिस की तरफ से हम पर शदीद किस्म का अटैक किया जाता है और लाठी चार्ज किया जाता है, आंसू गैस की शेलिंग की जाती है, रबट बुलेट फायर किए जाते हैं और इसके नतीजे में कुछ शहादतें भी होती हैं। और उसके साथ साथ एक जो तसादम है उसकी कैफियत भी तारी हो जाती है। लेकिन इमरान खान साहब को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता इस सारे सिनेरियो ने और अगर ये पेशकदमी ना की जाती तो हमारा जो बयानिया था उसको वज़न और उसको अहमियत मिलना शुरू हो गई थी। लोग अब इस बात पर मुतवज्जे होना शुरू हो गए थे कि यार ये मामला ठीक है। लेकिन जैसे ही आगाज़ होता है हमले का टीवी स्टेशन पर और पार्लियामेंट बिल्डिंग पर, उसने एकदम पूरे का पूरा सिनेरियो ही तब्दील कर दिया। दूसरा वाक़या ये है कि प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के नवाज शरीफ साहब थे और वज़ीर दाखिला थे चौधरी निसार अली खान साहब। नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक बयान आता है कि जब धरने के शुरका और धरने के कायदीन बात ही नहीं करना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसके थोड़ी ही देर के बाद चौधरी निसार जो उस वक्त वज़ीर दाखिला थे उनकी तरफ से बयान आ जाता है कि फ़ौज को सालिसी के लिए कह दिया है, क्योंकि ये जो धरने वाले हैं ये हमारे साथ तो बात करना नहीं चाहते, ये चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ बात करना चाहते हैं, लिहाजा हमें कोई इतराज़ नहीं अगर ये उनके साथ बात करने। तो इसी बयान के बाद मुलाकात अरेंज होती है ताहिरुल कादरी साहब की और इमरान खान साहब की उस वक्त के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ साहब के साथ। ताहिरुल कादरी साहब एक तवील तरीन उनकी मुलाकात होती है राहील शरीफ के साथ और जब वो वापस आते हैं तब वो बताते हैं कि हमने मॉडल टाउन का जो वाक़या है उसके जो शहदा हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए भरपूर वकालत की है और
जो एक FIR है नई, वो दर्ज कराने के लिए राहील शरीफ साहब की तरफ से वो उनकी गारंटी मिल गई है और ये मामला तय हो गया। दूसरी जानिब जब इमरान खान साहब जाते हैं तो उनकी गाड़ी को ड्राइव करते हैं जहांगीर तरीन साहब, और जब वो वापस आते हैं, जब वो वापस पहुंचते हैं जलसागाह डी चौक पे, तब उनके चेहरे पर आने वाली खुशी और वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। और बुनियादी तौर पर ये वो इशारा था मेरा ख्याल है शेख रशीद अहमद साहब की तरफ से कि आखिरकार वो अब बॉस से मिल के आए थे तो लिहाजा खुश होना तो उनका बनता ही था। तीसरा मामला जिसकी तरफ शेख रशीद अहमद साहब ने इस किताब के अंदर इशारा किया वो है चीनी सदर के दौरे पाकिस्तान के हवाले से, और ये इंकशाफ भी उनकी तरफ से पहली मर्तबा सामने आया कि चीन के सफारत खाने ने ऑफिशियली इमरान खान साहब और धरने की क़यादत यानी ताहिरुल कादरी साहब दोनों से रब्ता किया और उनसे ये कहा कि आप इस धरने के दौरान, चूँकि अब चाइनीज़ प्रेसिडेंट आ रहे हैं पाकिस्तान और उन्होंने यकीनी तौर पर जब पार्लियामेंट आना है, चूँकि वहाँ पे उनके लिए खिताब का बंदोबस्त था और इसके साथ साथ उन्होंने जाना वज़ीर आज़म हाउस, तो उनका रूट यहाँ से गुजरेगा, तो आपके इसके बारे में क्या ख्याल है। तो इमरान खान साहब की तरफ से और ताहिरुल कादरी साहब की तरफ से ये जवाब दिया गया कि जिस वक्त उनका कॉन्वे यहाँ से गुजरेगा हम ये रोड्स को क्लियर कर देंगे, लेकिन उसके बाद जो चीनी सफारत खाना है वो उसकी तरफ से एक ख़त मौसूल होता है इमरान खान साहब को, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि चीनी सदर का दौरा पाकिस्तान शायद मुमकिन ना हो सके, और लेकिन चीनी सफारत खाना उनके दौरे के मौके पर जो उनके साथ ख़तो किताबत हुई इमरान खान साहब के साथ और इमरान खान साहब की तरफ से जिस ताउन को एक्सटेंड करने की पेशकश की गई, चीनी सफारत खाना उसका बहुत हद तक खैर मकदम करता है। यानी इस बात का भी एतराफ़ किया बिटवीन दी लाइंस शेख रशीद अहमद साहब ने कि चीनी सदर का दौरे पाकिस्तान जिसके अंदर CPEC को इनागोरेट किया जाना था वो इमरान खान साहब की ज़िद की भेंट चढ़ा, और फिर 1 साल की ताख़ीर के बाद चीनी सदर पाकिस्तान आए। अलबत्ता जो CPEC के लिए मुआहदे के लिए नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से चाइना जाना पड़ा। तीसरा और इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है धांधली के हवाले से कमीशन, और उस कमीशन के हवाले से अंपायर की उंगली का जो इशारा था उसके हवाले से और सिविल नाफरमानी के हवाले से। अच्छा, शेख रशीद अहमद साहब ने सिविल नाफरमानी का जो ऐलान था उससे भी इजहार लाताल्लुकी किया है अपनी इस किताब लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक में। शेख रशीद अहमद साहब का ये कहना है कि मैंने इमरान खान को कहा कि भाई ये जो तकरीरें आप कर रहे हैं कंटेनर पर और जिस किस्म के आप ऐलानात कर रहे हैं ये कुछ मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ आप सोचे समझे बगैर कर रहे हैं, और ये जो तकरीरें आप कर रहे हैं, ये जो ऐलानात कर रहे हैं अंपायर की उंगली खड़ी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इसके नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा कल को जब ये तमाम बातें आपके सामने आएंगी। तो इमरान खान साहब ने पूछा, शेख रशीद अहमद साहब लिखते हैं अपनी किताब में कि आपको मेरी कौन सी बात पर एतराज़ है, तो शेख रशीद अहमद ने कहा अंपायर की उंगली पर, जिस पर इमरान खान कहका मार के हंस गए। यानी इमरान खान साहब ने शेख रशीद की इस बात को किसी भी तौर पर संजीदा नहीं लिया। दूसरा मामला आता है सिविल नाफरमानी का। जब इमरान खान साहब सिविल नाफरमानी का ऐलान भी करते हैं और बिजली के बिल भी जलाते हैं, तो शेख रशीद अहमद का ये कहना है कि उस मौके पर भी मैंने इमरान खान साहब से कहा कि भाई ये वाले इक़दामात ना करें, इस किस्म के ऐलानात ना करें, क्योंकि कल आपकी हुकूमत आनी है और आपकी हुकूमत के अंदर अपोजिशन ने जब इस किस्म के एहतजाज करेंगे, जब इस किस्म के नारों को बुलंद करेंगे, तब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि अपोजिशन के पास जवाब होगा कि आप धरने पर जब मौजूद थे तो आप ये सब कुछ करते रहे थे। तो शेख रशीद अहमद के बकौल के इमरान खान साहब ने इस बात को भी वेटेज नहीं दिया। यानी ये जो धरने के दौरान होने वाले जो कंट्रोवर्शियल वाक़यात हैं, ये जो तीनों वाक़यात मैंने आपके सामने रखे, मुलाकात का, हमले का, लड़ाई मार कुटाई का, हलाकतों का, ज़ख्मियों का, इन तमाम वाक़यात की और ख़ास तौर पर चाइनीज़ प्रेसिडेंट का, ये तमाम वाक़यात की ज़िम्मेदारी शेख रशीद अहमद साहब ने नहायत सफाई के साथ डाल दी इमरान खान के ऊपर, और तहरीर में लाकर इस किताब को लिख कर उन्होंने इनफैक्ट एक बात को सनद दे दी कि वो शख्स जो इस वक्त इमरान खान की काबीना का वज़ीर है, वो शख्स जो इमरान खान के कंटेनर के ऊपर दिन रात मौजूद होते थे, उस शख्सियत ने बुनियादी तौर पर इस धरने का, जो पाकिस्तान की तारीख़ का एक मुतनाज़ा तरीन धरना है, मुतनाज़ा तरीन एहतजाज है,
इसके ऊपर और इसकी साख के ऊपर और इसके जो फैसिलिटेशंस हैं उसके ऊपर भी एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जिसके नतीजे में अगर कल को कोई इंडिपेंडेंट तहकीकात होती हैं तो फिर इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। और देखना ये है कि ये तहकीकात का आगाज़ कब होता है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।